तो प्यारे बच्चों, आपका आज का पेपर किस तरह का रहा, मैं इस बारे में आगे बात करूंगा। मैंने अभी कुछ बच्चों से डिस्कशन करके कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिस तरह से मुझे पता चलें उसके हिसाब से मैं इनका कुछ सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ये मेमोरी बेस्ड है, इनमें कुछ कमियाँ हो सकती है। हमने काफ़ी क्वेश्चन कलेक्ट करने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम लग गया इस बात में। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन गॉस लॉ बेस्ड था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन के बारे में था। एक पॉइंट चार्ज हमको दे रखा था और हमको ये पता करना था कि इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो उसका एक्सप्रेशन दे रखा था NQ/6 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा है, इसकी वजह से जो आधी लाइनें वो ऊपर की तरफ रहेंगी और आधी लाइनें नीचे की तरफ जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे का जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के हिसाब से। तो जो कोन वाली सरफेस है वो नीचे की तरफ है, तो कोन से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट होने के लिए n की वैल्यू को 3 होना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि सी वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो था यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड था, जिसके अंदर कि आप देख रहे हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन आ जाएंगे, एक तरफ इसके डायमेंशन आ जाएंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ई की पावर अल्फ़ा, एम की पावर बीटा, एच की पावर गामा और के की पावर डेल्टा अगर ये हैं तो इन अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में आने वाला बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो हमें बी को पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F = QVB। इस फार्मूले से बी की वैल्यू आ गई हमारे पास F/QV। और F जो है वो फोर्स की टर्म्स में हम जानते हैं। तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये एक तरह से आ जाएगा MLT-2 और इसके नीचे आ जाएगा चार्ज को एक बार के लिए चार्ज ही रहने देते हैं Q, और V को हम लिख सकते हैं LT-1। तो यहाँ से आ जाएगा L से L कट जाएगा, ML0 M1 और T⁻⁻1 और Q⁻⁻1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन मैंने Q, M, L और T की टर्म्स में रख दिए। राइट हैंड साइड वाले अगर डायमेंशन लिखना चाहेंगे हम तो वहाँ पर ये Q की पावर अल्फ़ा हो जाएगा और ये M की पावर बीटा हो जाएगा। अब H और K का डायमेंशन लिखने की बात आ रही है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि E = H × F। F फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 1 टाइम पीरियड सेकेंड हो गया, तो जूल सेकेंड H का डायमेंशन हो गया। तो अगर मैं H के डायमेंशन लिखना चाहता हूँ तो ये जैसे B के डायमेंशन थे, H के डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो जूल सेकेंड, तो ML2T-2 होता है और इसको आपने सेकेंड का है तो T इसके साथ गुणा हो गया, तो ये हो गया ML2T⁻⁻1 ऐसा आ गया। और इसी तरह से K जो कूलम्स लॉ वाला फार्मूला होता है F = KQ1Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है हमारे पास Q1 Q2 का, तो K का टर्म चाहिए ना मुझे, तो K का डायमेंशन चाहता हूँ मैं। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया MLT-2, फिर ये L की पावर 2 और Q⁻⁻2 ऐसा आ गया। तो यहाँ से ये हो जाएगा ML³ T⁻⁻2 Q⁻⁻2। तो अब इस एक्सप्रेशन में अपन जाएं। अब अपन ने लेफ्ट हैंड साइड की टर्म B के डायमेंशन लिख लिए और E और M तो डायरेक्ट हैं ही, H और K के भी लिख लिए। तो अब मैं लिखता हूँ इस साइड में LHS के अंदर। LHS में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो देखिए इस तरह से आ जाएगा M की पावर 1, L की पावर 0, T⁻⁻1, Q⁻⁻1। राइट हैंड साइड में जब मैं लिखने जाऊँगा तो ये Q की पावर अल्फ़ा हो गया और ये M की पावर बीटा हो गया, और जो तीसरा एक्सप्रेशन H है
एच का हमने लिख रखा है, तो ये हो जाएगा एम की पावर, ये गामा दे देंगे, एम की पावर गामा, एल की पावर 2 गामा और टी की पावर माइनस गामा। एच के डायमेंशन में पावर मल्टीप्लाई कर रखी गामा की। फिर डेल्टा की बात कर लेते हैं, तो के डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो एम की पावर डेल्टा, एल की पावर 3 डेल्टा, टी की पावर -2 डेल्टा और क्यू की पावर -2 डेल्टा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में m के डायमेंशन है 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो mm की पावर हमारे पास में आ रही है वो आ जाएगी बीटा प्लस गामा और प्लस डेल्टा। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन l के डायमेंशन 0 है, तो l के डायमेंशन को अपन यहाँ पे 0 रख देंगे और इधर वाली साइड से देखेंगे तो l का 2 गामा 3 डेल्टा, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा ऐसा करके आ जाएगा। फिर t का डायमेंशन यहाँ पर देखेंगे तो t की पावर -1 है ये, तो इधर वाली साइड में -1 और इधर की डायमेंशन t में देखेंगे तो माइनस गामा और -2 डेल्टा, माइनस गामा -2 डेल्टा। फिर इसके बाद में q की डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो q का डायमेंशन यहाँ पर है -1 और इधर वाली साइड में देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और -2 डेल्टा, अल्फ़ा -2 डेल्टा। तो अब यहाँ से हमारे पास में कैलकुलेशन की टर्म्स में आ रहा है ये गामा और डेल्टा वाली टर्म्स यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि गामा इज इक्वल टू -3 डेल्टा बाई 2 और -3 डेल्टा बाई 2 इस इक्वेशन में से माइनस काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये गामा की वैल्यू हो जाएगी -3 डेल्टा बाई 2 प्लस 2 डेल्टा, तो यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू 2 आ गई। जब डेल्टा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास में -3, गामा की वैल्यू -3 आ गई। अब गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू अपन 2 पुट कर देंगे तो 2 2 4 हो गया, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, अच्छा गामा और डेल्टा दोनों मिल गए, गामा की वैल्यू है हमारी -3 इधर रखा तो इधर हो गया 4 और डेल्टा की वैल्यू है 2 तो इसको इधर ले गए -2, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब डेल्टा की वैल्यू यहाँ अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, डेल्टा भी आ गया। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने की बारी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये होना चाहिए मेरे हिसाब से गामा, तो गामा का कैलकुलेशन है -3 और डेल्टा का जो कैलकुलेशन है वो +2, तो 3 से 3 कट गया और यहाँ से 4 आ गया, टोटल मिलाकर के 4 आ गया, तो ये यहाँ से 4 इसका आंसर हो गया डी वाला। ठीक है, तो एक डायमेंशन का सवाल था। थर्ड क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर है, सिंपल वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये जो फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा मिरर और ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन, यहाँ पर मिरर भी चल रहा है और फार्मूला ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि एक मिरर है जो चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, इस u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखी है। जब ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और जब ये 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो हमसे ये पूछा है कि मिरर की वेलोसिटी क्या होगी कि इमेज की वेलोसिटी 0, इमेज जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 0, रेस्ट पे लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू रेगुलेटरी, यानी एक ग्राउंड के ऑब्जर्वर के हिसाब से इमेज की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में इमेज की वेलोसिटी की जगह हम 0 रख देंगे, मिरर की वेलोसिटी हमको पता करनी है। अब रही बात मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, तो अब अपन जानते हैं मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है
m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। मिरर के केस में ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर f की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, f इज इक्वल टू 10, f जो है 10 है, तो f की जगह हम रखेंगे 10, 10 माइनस माइनस 30। तो ऐसा सॉल्व करने से हमारे पास में आ जाएगा 1/2 f माइनस यू, है ना। तो इसके हिसाब से फॉर्मूले में हमारे पास में m की वैल्यू आ रही 1/2। अच्छा, f इसका -10 होगा, कॉनकेव मिरर है इसलिए, तो यहाँ पर -10 रखेंगे हम, -10, तो ये आ जाएगा -½ नीचे आ जाएगा 20 माइनस 10, 10 आ गया, 30 माइनस 10, 20 आ गया और ऊपर 10 आ गया, तो m की वैल्यू -½ आ गई। तो अब यहाँ पर मैं m की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, -½ का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 15 है, तो हमने 15 रख दिया। मिरर की वेलोसिटी हमको पता करनी है, वो ऐसे रख दिया। तो अब इस एक्सप्रेशन में से ये माइनस का तो स्क्वायर हो गया और ये वाला माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 4Vm इज इक्वल टू 15 माइनस Vm। फिर इस Vm को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 5Vm इज इक्वल टू 15, तो Vm इज इक्वल टू 3। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिरर की वेलोसिटी हो जाएगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इसलिए इसका आंसर हमने 3 लगा दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये एक डिस्क दे रखी है जो कि फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर एक डिस्क रोल करती हुई जा रही है। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ओमेगा से घूम रहा है और हमें ये प्योर रोलिंग करता हुआ आगे जा रहा है, तो हमको ये पता करना था कि इसका एंगुलर मोमेंटम इसके सेंटर के अबाउट कितना है। तो क्वेश्चन में पूछा है एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेट करता हुआ ट्रांसलेट भी करता रहे तो उसका बाहर के किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ICM इंटू ओमेगा प्लस RCM क्रॉस MVCM, ये फार्मूला हुआ करता है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले को हमें कैलकुलेट करने के लिए लगाना है। तो हमें ओमेगा जो दे रखा था वो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले पोजीशन वेक्टर का दे रखा था। इस ओमेगा की सहायता से इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस भी r है, तो इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू 2r हो जाएगी। तो ओमेगा इंटू 2r इसके सेंटर की वेलोसिटी हो जाएगी। और ये वाली डिस्क जो है इसका ओमेगा हमें दे नहीं रखा था, तो वो हमने ओमेगा डैश मान लिया। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस तो फिक्स है और ये प्योर रोलिंग करती हुई जा रही है, तो इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी है ओमेगा इंटू 2r और रोटेशन के हिसाब से इसकी वेलोसिटी ओमेगा डैश इंटू r हो गई। तो माइनस ओमेगा डैश इंटू r टोटल मिला के 0 आने चाहिए। ट्रांसलेशन वाइज ये आगे जा रहा है, रोटेशन वाइज ये पीछे जा रहा है, तो यहाँ से हमको पता लग जाता है कि इसका ओमेगा डैश जो है वो 2 ओमेगा के बराबर है, यानी अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट 2 ओमेगा से घूम रही है डिस्क। तो ये जो टर्म हमारे को लिखनी है फर्स्ट वाली टर्म आई ओमेगा, तो इसमें आई की वैल्यू तो डिस्क की हो जाएगी mr² बाई 2 और ओमेगा इसका 2 ओमेगा हो गया, इसलिए इसको अपन ने 2 ओमेगा लिख दिया। इसकी डायरेक्शन आएगी इस तरफ। फिर दूसरा हमें लिखना है इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका ट्रांसलेशन की वजह से, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस हो गया 2r, इसका मास तो mm है और इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ओमेगा इंटू 2r है, तो ओमेगा इंटू 2r। तो इस तरह से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा mr² इंटू ओमेगा और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4mr² इंटू ओमेगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 5mr² इंटू ओमेगा। क्वेश्चन में पूछा था कि mr² इंटू ओमेगा इंटू n, इस n की वैल्यू क्या है, तो n यहाँ पर 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो बेसिक थॉट है उस पर बेस्ड है और सारा क्वेश्चन के जो अगर अपन ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें जो भी कुछ पूछा है, पोटेंशियल आउटसाइड बी, टोटल चार्ज,
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी। तो जो भी बात हमें पूछी जा रही है उसके बाहर के बारे में पूछी जा रही है। तो बाहर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर, और बाहर के किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कुल मिला के आपको अलग अलग रेडियस के केस में टोटल चार्ज का कैलकुलेशन करना है। ये भी कैलकुलेट करने के लिए मैंने दोनों ही कैलकुलेट करने में सिर्फ क्यू का कैलकुलेशन है जो सारे पार्ट में हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अलग अलग रेडियस हमको दे रखी है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए कि पहले क्यू का एक एक्सप्रेशन बना लेना चाहिए जिससे कि उसमें आर की वैल्यू अपन अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, उसमें पुट करते जाएंगे और क्यू की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो जैसे क्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, तो क्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी आर थिकनेस का एक शेल लेंगे और उसके चार्ज को लिखेंगे आप। तो इसके हिसाब से अपन को चार्ज की डेंसिटी अपन को दे रखी है के इंटू आर चार्ज की डेंसिटी दे रखी है, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इस आर की वैल्यू तो हमको 1 दे रखी है, अंदर वाले की रेडियस क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो इसलिए अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके 1 तक। फिर इसके बाद में आर बी वाली जो रेडियस है वो नहीं दे रखी, सारी ऑप्शन में आर बी के बारे में दे रखा है। तो इसके बाद प्लस जो इसके आगे का चार्ज का हमको लिखना है वहाँ की डेंसिटी भी बदल रही है, वो है 2k बाई आर। तो 2k बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये 1 से लेके आर बी तक। तो इस तरह से हमारे पास एक क्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिख लेते हैं वो क्या आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 4 पाई के, और ये हो गया आर क्यूब। तो आर की पावर 4/4 आ गया, आर की पावर 4/4, और इसका लिमिट लग गया 0 से लेके 1 तक। प्लस दूसरी वाली जो टर्म है अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से एक आर कट जाएगा, तो ये आ गया 8 पाई के आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 से एक 2 कट जाएगा, यानी जो हमारा क्यू का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ गया, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। Q इज इक्वल टू, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट के आर केवल वैल्यू 1 रख दिया तो 1 ही हो गया। तो अब बस पाई के, पहला टर्म तो हो गया पाई के, और दूसरे वाले में देखेंगे तो ये 4 पाई हो गया, 4 पाई के आर बी का स्क्वायर -1। अब इसकी सहायता से मैं क्यू निकाल सकता हूँ अलग अलग रेडियस के लिए। अब जैसे पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि पहले वाले रेडियस में आर बी की वैल्यू 3/2 रखने के लिए कहा गया। तो जब मैं यहाँ पे 3/2 रखूँगा तो ये आ जाएगा 9/4 -1, 9/4 -1, तो ये आ जाएगा 9 - 4, 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, 5 पाई के प्लस पाई के यानी 6 पाई के हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है तो इसके अंदर पुट कर देंगे क्यू की जगह। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू के इंटू 6 पाई के, ये वाला के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको वैसे लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 पाई के अपॉन आर। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि इफ आर बी इज इक्वल टू 3/2 वी जस्ट आउटसाइड बी, यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हुआ है, बी इज इक्वल टू यहाँ पे आगे दे रखा है के बाय एप्सिलॉन नॉट, कि फॉर आर बी इज इक्वल टू 3/2 वी जस्ट आउटसाइड बी इज इक्वल टू के बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपना वाला एक्सप्रेशन जो आ रहा है उसके अंदर अपन ने देखा है कि हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें से डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहा है। यहाँ पर 2 आ रहा है और एक नीचे आर भी बच रहा है। आर बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 3/2, है ना।
तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 3/2। तो ये मैच कर गया है, एक्सप्रेशन मैच कर गया है। जब आर बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ से पाई कट जाएगा और 3/2 इधर आ गया, आर की वैल्यू 3/2, 3/2 से 3/2 कट जाएगा, तो अपना k बाय एप्सिलॉन के बराबर ही आ रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो गया। फिर बी वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाले ऑप्शन में फिर आर बी की वैल्यू √3/2 पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे √3/2 पुट करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 -1 हो जाएगा 1/2, 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2πk आ जाएगा प्लस πk, तो ये हो गया 3πk। तो टोटल चार्ज इसका 3πk होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर आर बी की वैल्यू √3/2 होगी तो इसके बाहर f इज 0 एवरीवेयर, f इज 0 एवरीवेयर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि f की बजाय e होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी इसके बाहर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन से q की वैल्यू 0 नहीं आ रही, q कुछ न कुछ रहेगा। तो 0 एवरीवेयर ऐसा अगर कहना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है, और अगर ये पोटेंशियल के बारे में भी है तो भी सही नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि आर बी की वैल्यू 2 हो जाए। जब आर बी की वैल्यू 2 हो जाए तो इस क्वेश्चन में 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करने से 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 × 4 12, 13 πk आ जाएगा। तो टोटल चार्ज 13 πk हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल चार्ज 13 πk हो जाएगा, तो वही है, तो वो हमारा मैच भी कर गया, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। फिर अपन से पूछा है कि जब आर बी की वैल्यू 5/2 होगी तो इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो आर बी की वैल्यू 5/2 पुट कर देंगे। जब आप 5/2 पुट करेंगे तो ये 25/4 हो जाएगा, 21 + 1 22, तो ये हो जाएगा 22 πk। अब 22 πk क्यू की जगह पुट कर देंगे और ये वाला 1/4πε0 हो जाएगा। तो अपने पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ई का 1/4πε0 22 πk, ये क्यू की वैल्यू होगी अपॉन आर का स्क्वायर, तो 25/4 आर का स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि पाई से पाई कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 22k अपॉन 25ε0, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, जो कि कुछ और दे रखा है। इसका मतलब कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर एक ही एक्सप्रेशन जो था चार्ज का, उसका इस्तेमाल करके अलग अलग रेडियस के लिए हमने फील्ड, पोटेंशियल और चार्ज के बारे में कैलकुलेशन किया, जिससे कि इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ए और सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एसएचएम के बेसिक फार्मूले पर बेस्ड है। इसके अंदर इन्होंने ऐसा किया है कि जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है उसके अंदर जब ये नेचुरल लेंथ में रहता है, ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ है, तो जब ये एक्सटेंडेड है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, यानी जब लेंथ जो है, इस नेचुरल लेंथ को L0 बोल रहे हैं, लेंथ इज ग्रेटर देन नेचुरल लेंथ, तो अपना k जो है डिफरेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसको अपन लिख सकते हैं, K1 की वैल्यू जो है 0.009 न्यूटन पर मीटर, और जब L की वैल्यू लेस देन L0 है, यानी नेचुरल लेंथ से कम लेंथ होती है, तो इसका एक दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो जो दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट K2 दे रखा है वो 0.016 न्यूटन पर मीटर हो गया। तो हमसे इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछे, यानी कि जब इलोंगेशन वाली साइड का K है वो थोड़ा कम है और कंप्रेशन वाली साइड का जो K है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसके जाने आने जाने का टोटल टाइम हमसे पूछा है। हम इसका टाइम पीरियड का फार्मूला तो जानते ही हैं पहले से ही, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√m/k। अगर ये एक ही K होता है तब तो ये फार्मूला हो जाता। अब इसका K डिफरेंट हो जाने की वजह से इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा, इधर का जाने आने का टाइम पीरियड T1/2 और इधर जाके आने वाला टाइम T2/2, तो एक तरह से इसका टोटल टाइम T1 + T2/2 हो जाएगा। और T1 T2 जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके K के टर्म्स में निकाल लेंगे, तो T1 हो जाएगा 2π√m/K1,
तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट m। मास की वैल्यू 0.1 दे रखी है और K1 की वैल्यू 0.09 0.009, एक ज़ीरो और है, तो 0.009 के हिसाब से देखेंगे आप तो ये ऊपर जा कर के 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 3 T1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली T2 की वैल्यू आप निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K2 और 2 पाई अंडर रूट 0.1 अपॉन 0.016, यानी कि ये हो जाएगा 20 पाई बाई 4, 20 पाई बाई 4 और 20 पाई बाई 3। अब इन दोनों को ऐड करना है, T1 प्लस T2, फिर इसका आधा कर देना है, तो 20 पाई बाई 3, 20 पाई बाई 4, तो यहाँ से 20 पाई कॉमन आ गया, 7 बाई 12 ऐसा आ गया। फिर इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो 70 पाई बाई 12। तो 70 पाई बाई 12 जो है ये इसका हिसाब बनता है। अगर पाई को भी अपन आगे बढ़ाएं, 22/7 कर लें, 22/7, तो इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 और ये 6 आ जाएगा। 7 से काटा तो ये आ गया अपने पास में 10 आ गया और 2 से काट दिया तो 22 आ गया, ये 6 आ गया। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको और काट सकते हैं हम, 5/3 55 अपॉन 3, तो 55/3 पाई, अच्छा एक्चुअली सॉरी पाई की टर्म्स में आंसर दिया हुआ है n पाई, तो n पाई के लिए तो अपन को क्या कर लेना चाहिए कि जो अपना एक्सप्रेशन आया था लास्ट में, पाई को अपन को और तोड़ना नहीं चाहिए, तो ये n पाई है, तो इसको देखेंगे 12 छंग 72, लगभग 6 के आसपास आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 70/12 जो है ना, अगर 72 होता तो 6 आ जाता अप्रॉक्सीमेटली। तो क्वेश्चन में नियरेस्ट क्लोजेस्ट n की बात हो रही है, तो जो कि n के बराबर हो गया, n की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसके अंदर क्या दे रखा था कि एक बैटरी हमको दे रखी थी और एक कैपेसिटर था जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था। तो इसके हिसाब से आप जानते हैं इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है K/0/d। अब क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि जब ये बैटरी से कनेक्टेड था तो उसी समय हमने क्या किया कि इस प्लेट के डिस्टेंस को इधर, इस प्लेट को d/2 इधर पुल कर लिया, इसको इधर d/2 पुल कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमने 2d कर दिया। ऐसा करने के बाद हमें कुछ सवाल पूछे हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसमें कि हमें सेलेक्ट करना था एक या उससे अधिक सही हो सकते हैं। तो बाद का कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है, तो बाद वाला कैपेसिटेंस आपने पढ़ रखा है, C' मान लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है A/0 अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। इस तरह का एक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा जब डाइलेक्ट्रिक पूरे लेंथ में नहीं भरा होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ आपको, तो A/0 बाई यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2d और जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है वो d के बराबर है, प्लस d बाई के। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने से ये आ जाएगा k+1 और k ऊपर चला जाएगा, तो Ka/0 अपॉन k+1 इंटू डी। तो जो बाद वाला कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस को k+1 से डिवाइड करने से आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ k+1, कि कैपेसिटेंस k+1 के फैक्टर से घट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया है। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि वर्क डन इन प्रोसेस, अगर जो आपने प्लेट को दूर किया है डजंट डिपेंड ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो हमारे डिस्प्लेस करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा वर्क डन है, जो हमने वर्क किया है, उसका अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वर्क डन आ जाता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। जो हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कम हो गया, इस तरह का हम
डाइलेक्ट्रिक जब किसी बैटरी से कनेक्टेड रहता है और अपन प्लेट्स को दूर करते हैं तो उसमें वर्क का फॉर्मूला आता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल में आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी अपॉन के प्लस 1 इंटू वी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि के का एक्सप्रेशन आ रहा है, यानी कि वर्क जो है वो डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है। इसमें लिखा डजंट डिपेंड, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल नॉट चेंज। हम ये जानते हैं कि इन प्लेट्स को चेंज करने से इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो इसका नया वाला चार्ज सी डैश इंटू वी और माइनस सी डैश इंटू वी होगा। इसके चार्ज के चेंज होने से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। जब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल डाइलेक्ट्रिक विल नॉट चेंज, ये बात गलत हो जाएगी। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी डैश वी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक है तो उसको के से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे के से डिवाइड भी करेंगे तो ये पुराने वाले से डिफरेंट आएगा, पुराने वाले से डिफरेंट आएगा यानी ये चेंज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सिर्फ एक ही सही हुआ। ठीक है।